आज वो जो हमारा टॉपिक है वायरसेस। अब वायरस क्या है? द वर्ड वायरस हैज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, एक लतीनी जुबान से निकला है। इसका मतलब विनोम है, और विनोम मीन पॉइजन, जहर या फिर पॉइजनस मटेरियल, जहरीला मवाद है। यानी कि जब वायरस की डिस्कवरी हुई थी तो हम समझते थे कि वायरस एक जहरीला मवाद है या जहर है, जिसको लगता है उसे बीमार कर देता है। तो उस लिहाज से लतीनी जुबान में विनोम से इसका नाम वायरस रखा गया। अगर वायरस की डेफिनेशन की जाए तो क्या बनती है? वायरसेस आर द नॉन सेलुलर या ए सेलुलर। इनमें बकायदा सेल वाली कोई भी खसूसियत नहीं है। दे आर द नॉन सेलुलर। अब सेल के तीन बुनियादी अज्जा होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और फिर न्यूक्लियस। इसके अंदर ना तो सेल मेम्ब्रेन है, ना बकायदा साइटोप्लाज्म है, और ना ही बकायदा यहाँ पर न्यूक्लियस है। तो इस लिहाज से दे आर द नॉन सेलुलर, आर द ए सेलुलर। एंड इन्फेक्शियस इंटाइटिस पार्टिकल्स, अजसाम, चीजें, बीमारियां फैलाने वाले अजसाम है। आरएनए एंड डीएनए, इनके अंदर या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। एनक्लोज्ड, ये आरएनए डीएनए कवर्ड होता है, घिरा होता है इन अ प्रोटीनिशियस कोट, प्रोटीन के कोट के अंदर। कि प्रोटीन के कोड के अंदर आरएनए डीएनए होता है, बीमारियां फैलाने वाले अजसाम हैं, और बाकायदा सेल वाली खसूसियात इनके अंदर नहीं है। रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट, सिर्फ और सिर्फ अपने होस्ट के अंदर ये अपनी तादाद में नई नस्ल में इजाफा कर सकते हैं। यानी कि अगर ये अपने होस्ट के बॉडी के बाहर आए, एयर के अंदर, सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर, वहां डॉर्मेंट हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाती हैं। वहां ये अपनी तादाद में इजाफा नहीं कर सकते। सिर्फ कहां कर सकते हैं? अपने होस्ट के अंदर। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस की वजह से फैलती हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स, चीचक, मीजल, खसरा, मम्प्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा। ये सारे वायरस की वजह से फैलने वाली बीमारियां हैं। तो पाश्चर के जमाने से पहले लोग यही समझते थे कि शायद जो वायरस है ये कोई जहर है या फिर जहरीला मवाद है। पाश्चर ने हमें और रॉबर्ट कोच और पास्टर ने बाद में आकर ये बताया कि नॉन लिविंग नहीं है बल्कि लिविंग है। इनमें लिविंग कैरेक्टर भी मौजूद है, इनमें आरएनए और डीएनए मौजूद है। यही आरएनए और डीएनए की मौजूदगी इसको लिविंग बनाती है। देखो, इसमें लिविंग कैरेक्टर क्या होगा? द प्रेजेंस ऑफ आरएनए और द डीएनए, यानी कि न्यूक्लिक एसिड, ये उसका लिविंग कैरेक्टर। और नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या है? कि जो ही अपने होस्ट के बॉडी के बाहर आएगा, ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा, जम जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो क्रिस्टल बनाना ये नॉन लिविंग कैरेक्टर है। तो दे हैव बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग एंड एज वेल एज द नॉन लिविंग। आज हम कहते हैं दे हैव both the characters of the living and as well as the non-living. They are present at the demarcation line, हदबंदी के ऊपर मौजूद है। डीमार्केशन लाइन ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये लिविंग और नॉन लिविंग की हदबंदी पर मौजूद है। इनमें दोनों की खसूसियात मौजूद है। फिर एडवर्ड जीनर ने 1796 में दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के खिलाफ डिस्कवर की थी। मैंने आपसे पहले भी कहा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि जो एडवर्ड जीनर का किस्सा है वो चैप्टर 1 में भी है, 5 के अंदर भी है और 6 के अंदर भी है। ये वही कहानी दोबारा यहां पर रिपीट करेगा, जैसे हमने पहले वहां भी जिक्र किया था कि एडवर्ड जीनर के जमाने में गाय को काउ पॉक्स हो गया। उसमें जिस्म के ऊपर बड़े बड़े फोड़े बने और उनके अंदर पस पड़ गई।
अब जो लोग उस गाय से दूर भाग रहे थे, जो बचना चाह रहे थे, बीमार हो रहे थे, और जो उसके नजदीक जा रहे थे वो ठीक ठाक थे, वो सेहतमंद थे। जैसे वो जो गवालन थी, मिल्क मेट गवालन, वो जो औरत थी जो गाय का दूध दोती थी, उसे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। वो बड़ा हैरान हुआ कि जो लोग इससे दूर भाग रहे हैं वो बीमार हो रहे हैं, और जो नजदीक आ रहे हैं बीमार होने की बजाय ठीक हो रहे हैं। तो इसी के जमाने में एक 8 साल बच्चा था, 8 years old बॉय, जेम्स फिप्स। उसको स्मॉल पॉक्स हो गया, उसे चीचक था, उसकी हालत बड़ी खराब थी। तो इसने क्या किया, जीनर ने गाय के जख्मों में से पस इकट्ठी की, उसका इंजेक्शन बनाया, और उस 8 साल बच्चे को जाकर इंजेक्शन लगा दिया, पस वाला, पीप वाला। आफ्टर 5 weeks, 5 हफ्तों के बाद वो बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। इस तरीके से इसने तकरीबन 26 मोर पर्सन को ये वैक्सीन लगाई, पस लगाई, और सारे के सारे वो ठीक हो गए। तकरीबन 22% से सारे ठीक हो गए। तो इस तरीके से उसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन तैयार कर ली। फिर है इन 1884 चार्ल्स चैम्बरलैंड ये साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहले आपको ये बताया कि रेबिस वायरसेस, रेबिस कौन सा वायरस है जो रेबिस की डिजीज काज करता है। बौले कुत्ते के कांटे की बीमारी रेबिस कहलाती है। कि जो भी चीज बौली हो जाए, मैड हो जाए, मैड, बौली, चित्ती हो जाना, हम कहते हैं ना कि तू चित्ता थी क्या, कब बुलाए तेरे को, चित्ता हो जाना, मैड हो जाना, बौला हो जाना। तो इसने सबसे पहले यह बताया कि जो रेबिस की बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स हैं वो फिल्टरेबल है, यानी कि इतने छोटे हैं कि फिल्टर पेपर में से क्रॉस हो सकते हैं, जहां से आमतौर पर बैक्टीरिया क्रॉस नहीं हो सकते। He found that the bacteria cannot pass through the porcelain filter paper. पोर्सिलेन फिल्टर पेपर कौन सा है, तंग सुराखों वाला फिल्टर पेपर। एक पोर्सिलेन चाइना मट्टी होती है, चाइना मट्टी से बना हुआ फिल्टर पेपर है, तंग सुराखों वाला होता है। इसमें से रेबिस का वायरस क्रॉस हो गया, लेकिन बैक्टीरिया बच्चों वहां से क्रॉस ना हो सका। उसने कहा कि वायरसेस आर सो स्मॉल, ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, 10 to 1000 टाइम्स आर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया से 10 से 1000 गुना छोटे हो सकते हैं, इसलिए जहां से बैक्टीरिया क्रॉस नहीं हो सकता वहां से वायरस आसानी के साथ क्रॉस हो सकता है। देन उसके बाद है 1892, एवानोस्की। एवानोस्की डिस्कवर्ड दैट द वायरसेस ऑफ द टोबैको मोज़ैक, जिसे हम कहते हैं TMV, टी कैपिटल, एम कैपिटल और वी कैपिटल, TMV, टोबैको मोज़ैक वायरस, तंबाकू की पत्ता मरोड़ बीमारी फैलाने वाला वायरस। ये वो वायरस है जो तंबाकू प्लांट के ऊपर अटैक कर देगा, उसके पत्ते ऐसा ऐसा कर्ल यानी कि मुड़ जाएंगे, फिर पत्ता प्लांट से अलहदा हो जाएगा, प्लांट गंजा हो जाएगा, फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो उसने ये बताया कि टोबैको मोज़ैक वायरस है वो भी फिल्टरेबल है, ये भी फिल्टर पेपर में से क्रॉस हो सकता है। वैसे इसने क्या किया था, अगर हम डिटेल में जाएं, एवानोस्की ने टोबैको इन्फेक्टेड लीव्स लिए, तंबाकू के पत्ते जो खराब हो चुके थे वो लिए, उसने उनको रगड़ा, पीसा, और उसका सोल्यूशन तैयार कर दिया। उस सोल्यूशन को उसने पोर्सिलेन फिल्टर पेपर में से गुजारा। जो फिल्ट्रेट नीचे हासिल हुआ फिल्टर पेपर में से गुजारने के बाद, जब उस फिल्ट्रेट में से चंद एक कतरे उसने उठाकर हेल्दी टोबैको प्लांट्स के ऊपर डाले, तो हेल्दी प्लांट्स इंफेक्टेड हो गए, बीमार हो गए। तो इसे ये पता चला कि उस फिल्ट्रेट के अंदर TMV वायरस मौजूद था जो फिल्टर पेपर में से क्रॉस हो गया था। तो इस तरीके से उसने बताया कि TMV भी फिल्टरेबल है। लेटर ऑल्सो फाउंड दैट फुट एंड द माउथ डिजीज, मुंह और खुर, खुर कहते हैं सूम को, मुंह और खुर की बीमारी, जैसे काउ है, बफलो है, कैटल है,
या डंकी है, जेबरा है, इनके पाँव के सुम बने होते हैं, सुम, वो खुर होते हैं। जैसे गाय भैंस है, सुम दरमियान से गल जाएगा, जख्म हो जाएगा, और उसका मुंह भी गल जाएगा, जख्म हो जाएंगे, ना खा सकता है वो जानवर, ना चल फिर सकते, उसकी डेथ हो जाती है। इसे कहते हैं फुट एंड द माउथ डिजीज एंड येलो फीवर, पीला बुखार, जरकान। बाद में पता चला कि मुंह और खुर की बीमारी और पीले बुखार की बीमारी फैलाने वाले जो वायरस हैं, ये भी फिल्टरेबल हैं, ये फिल्टर पेपर में से क्रॉस हो सकते हैं। In 1935, W.M. Stanley crystallized and isolated the TMV, tobacco mosaic virus. 1935 में W.M. स्टैनले ने सबसे पहले TMV को क्रिस्टलाइज कर जमा दिया, इसने क्रिस्टल में तब्दील किया और वहां से फिर क्रिस्टल को उठाया तो साथ वो वायरस भी साथ आ गया। अगर आ जाए कि TMV को डिस्कवर्ड किसने किया था, आपने कहना है उस एवानोस्की ने। किसने? इस एवानोस्की ने। अगर आ जाए कि TMV को आइसोलेट किसने किया था, क्रिस्टलाइज किसने किया था, अलहदा किसने किया था, तो W.M. स्टैनले। एवानोस्की ने सिर्फ उसे डिस्कवर्ड किया था TMV को, और W.M. स्टैनले ने TMV को क्रिस्टलाइज किया, अलहदा किया। आगे उसके बाद एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन खड़ी हुई है येलो बॉक्स के अंदर। टॉर्ट साइंटिस्ट का नाम है। इन 1915 एंड डी हर्ले, ये भी साइंटिस्ट है, उसने 1917 में इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड द बैक्टीरियोफेजेस। टॉर्ट और डी हर्ले ने अलहदा अलहदा काम किया था, अलहदा अलहदा। तो इन्होंने अलहदा अलहदा क्या किया, बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, कौन सा वायरस है, ये वायरस है, ध्यान करना। बैक्टीरियोफेज वायरस है, ना कि बैक्टीरिया है। कौन सा वायरस है, मींस बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरिया को खाता है, यानी कि ऐसा शैतान है जो बैक्टीरिया को नहीं बख्शता, बैक्टीरिया खा जाएगा। तो बैक्टीरिया खाने वाले वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस। इसकी डिटेल पढ़ लेना दोबारा, आगे चलते हैं। ये दिखाया गया एक बैक्टीरियोफेज के बाहर उसका कैप्सिड हेड है, यानी कि प्रोटीन का बना हुआ कोट खड़ा हुआ, सारा प्रोटीन का कोट है, इसे कहते हैं प्रोटीन कैप्सिड या कैप्सिड हेड। अंदर उसका ये डीएनए खड़ा हुआ, न्यूक्लिक एसिड, ये उसका कॉलर है, ये उसके शीथ है, और शीथ के अंदर उसका एक रॉड आ रहा है। ये रॉड जो जहां से थोड़ा बहुत निकला हुआ है, ये रॉड ऐसे ही है जैसे बॉल पेन के अंदर उसका एक इंक वाला फिलर खड़ा होता है, ये सेम उसी तरह अंदर रॉड लगा होता है, और उसके बाहर ये बॉल पेन के कवर की तरह शीट चढ़ी हुई है। शीट है, कॉलर एंड शीट, यानी कि यहां से लेकर यहां तक सारी उसकी टेल है। ये उसका हेड है, यहां तक उसका हेड है, यहां से लेकर यहां तक उसकी टेल है। टेल के अंदर कॉलर और शीट है, और ये एंड के ऊपर ये उसकी बेस प्लेट है, या एंड प्लेट भी कहते हैं, बेस प्लेट या एंड प्लेट। उसके साथ ये टेल फाइबर्स लगे हुए हैं, टेल फाइबर्स, और 6 नंबर होते हैं टेल फाइबर्स। 3 इधर लगे होंगे, 3 उधर लगे होते हैं। टेल फाइबर्स है जिसके जरिए ये जाकर होस्ट के साथ अटैच होता है। फिर दिखाता है कि उसके स्पाइक बने हुए हैं, कांटे बने हुए हैं। ये हेड, उसकी टेल, फिर टेल के साथ ये उसके आखिर पर बेस प्लेट, फिर टेल फाइबर्स है। ये है बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया खाने वाला वायरस है। अब आ रहे कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जो वायरसेस है उसके कैरेक्टर क्या क्या है। ओनली सीन विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आपने वायरस को देखना है, आप सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए इसको देख सकते हैं। यानी कि आम जो लेबोरेटरी की माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसे हम कहते हैं, उसके जरिए आप इस वायरस को नहीं देख सकते। इसका साइज कितना है, 250 नैनोमीटर
एज पॉक्स वायरसेस। जो स्मॉल पॉक्स को फैलाने वाला वायरस है तो पॉक्स वायरस है, उसका साइज 250 नैनोमीटर है। और 20 नैनोमीटर ऑफ पैरोवायरसिस, एक और वायरस है पैरोवायरसिस, उसका साइज 20 नैनोमीटर है। तो इसकी एक रेंज दी गई है 250 से 20 नैनोमीटर। दे आर 100 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से बल्कि 10 होना चाहिए, 10 होगा, 10 to 1000 टाइम, 10 से लेकर 1000 गुना तक बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। कैन नॉट रेप्लीकेट इटसेल्फ, हमने पीछे भी कहा था, ये अपनी तादाद में खुद इजाफा नहीं कर सकते, बिकॉज लैक देयर ओन मेटाबॉलिक मशीनरी, इसकी अपनी मशीनें नहीं है, इसके अपने एंजाइम नहीं है, मशीनरी का मतलब है एंजाइम, इसके अपने एंजाइम नहीं है जिसके जरिए अपनी रेप्लिकेशन कर सके। और कैन नॉट ग्रो ऑन द आर्टिफिशियल मीडिया, लेबोरेटरी के अंदर आप इसे तैयार नहीं कर सकते, इसकी आबादी में इजाफा नहीं कर सकते। तो पीछे कहा था कि वायरसेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट अपनी तादाद में इजाफा नहीं कर सकते, होस्ट के अंदर ही अपनी तादाद में इजाफा करते हैं। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है। ऑब्लिगेट वो पैरासाइट है जो अपने होस्ट के बगैर जिंदा ना रह सके, जो अपने होस्ट के बगैर जिंदा ना रह सके, वो पैरासाइट कौन सा होता है? ऑब्लिगेट है। और इंट्रासेलुलर यानी कि होस्ट के सेल के अंदर होगा। जैसे हम कहते हैं हमारी खुराक की नाली है, वो तो नाली है, वो सेल के बाहर की जगह है, उस नाली के अंदर नहीं होगा, बल्कि यूं समझ नाली के सेल में होगा, डाइजेस्टिव ट्यूब के सेल के अंदर होगा, तो होस्ट के सेल के अंदर होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अब स्ट्रक्चर आ रहा है, हाँ ये भी याद करना, एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द वायरसेस। Antibiotics are the medicine which are used against the bacteria and some kind of the fungi. जैसे आजकल ये कोरोना आया हुआ, कोरोना वायरस है, इसके खिलाफ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, अभी तक इसकी वैक्सीन भी नहीं आई। वायरस को मारने के लिए हम वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या कहते हैं स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? विरियन, एक वायरस होता है कि विरियन है। विरियन कौन है? कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शस वायरस, एक ऐसा वायरस जो मुकम्मल हो, जिसका प्रोटीन कोड भी हो, डीएनए भी हो, तेल फाइबर्स भी हो, वो कंप्लीट हो गया और मैच्योर हो गया, जवान हो गया। इन्फेक्शस, एक ऐसा वायरस जो मुकम्मल हो, जवान हो और बीमारी भी फैला सकता हो, ऐसा वायरस विरियन कहलाता है, विरियन। तो विरियन इज द कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शस वायरस। एक उसका प्रोटीन कोट होता है, जैसे अभी देखा था पीछे, वो कैप्सिड है, और फिर कैप्सिड के ऊपर होते हैं कैप्सोमियर्स। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, पीछे जाना पड़ेगा, इधर आ जाओ, ये है कैप्सिड सारा। कैप्सिड के ऊपर ऐसे कट लगे हुए हैं, जैसे डायमंड के ऊपर कट लगे होते हैं, उसके फेस बने होते हैं, ये उसके छोटे छोटे पार्ट्स हो जाने हैं, इसे कहते हैं कैप्सोमियर्स। क्या होते हैं? कैप्सोमियर्स। अब कैप्सिड के अंदर बहुत सारे कैप्सोमियर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे कैप्सोमियर। वो समझा रहे हैं कि 162 कैप्सोमियर्स वो कहां पर होंगे? वो हर्पीज वायरस के अंदर। हर्पीज वायरस आगे पढ़ेंगे हम। हर्पीज की बीमारी फैलाने वाला जो वायरस है वो हर्पीज वायरस, आगे पढ़ेंगे। हर्पीज वायरस वो है जिससे आपके लिप्स और मुंह गल जाएगा, वो हर्पीज वायरस है। उसमें 162 कैप्सोमियर है। एक होता है एडिनो वायरस, कॉमन कोल्ड, आम नजला जुकाम फैलाने वाला वायरस एडिनो वायरस है, उसमें 250 कैप्सोमियर है, 252। याद करना ऑब्जेक्टिव आएगा कि हर्पीज वायरस में 162 हैं और एडिनो वायरस के अंदर 252 वायरस कैप्सोमियर होते हैं। फिर कहते हैं एनिमल एंड द प्लांट वायरसेस। इधर आ जाओ आगे।
एनिमल एंड द प्लांट वायरसेस में बी पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल में उसके बहुत सारे हेड्स बनते हैं, बहुत सारी साइडें बनती हैं। जैसे अभी आपने देखा कि कैप्सिड में बहुत सारे कैप्सोमियर है, उसकी साइडें बनी हुई है डायमंड की तरह। तो पॉलीहेड्रल उसकी बहुत सारी साइडें बन सकती है। हेलिकल वैसे स्प्रिंग की तरह हो सकता है, सीढ़ी की तरह हो सकता है। एनवेलप्ड उसका एनवेलप भी हो सकता है। और याद करना, एनवेलप उसका अलग से कवर चढ़ा होता है। एनवेलप उसका अलग से कवर है। जिस वायरस में एनवेलप होगा उसे हम कहते हैं एनवेलप्ड वायरस, वो एनवेलप्ड हो जाएगा। जिसमें एनवेलप नहीं होगा वो नॉन एनवेलप्ड वायरस कहलाता है। और फिर कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। उसने कहा कि एनिमल प्लांट वायरसेस मे बी पॉलीहेड्रल, हेलिकल, एनवेलप्ड और कम्प्लेक्स हो सकते हैं। जो बैक्टीरियोफेजेस है, जो बैक्टीरिया खाने वाला वायरस है, इट मे बी इकोसाहेड्रल। इकोसाहेड्रल मीन हैविंग द 20 फेसेस। कोसा मीन 20, हेड्रा मीन एंड्स। तो हो सकता है इसके 20 फेसेस हो। वो जो उसके हेड में उसके डिफरेंट आपको साइडें नजर आ रही हैं, 20 फेसेस भी हो सकते हैं, क्यूबिकल हो सकते हैं, क्यूब लाइक हो सकते हैं, या फिर हेलिकल स्प्रिंग लाइक भी हो सकते हैं। Some animals are covered with another membrane envelope derived from the host cell। हाँ याद करना, जो एनवेलप होता है वो उसका अपना नहीं होता, ये अपने होस्ट की सेल मेम्ब्रेन को अपने गिर्द लपेट लेता है। क्या हमने कहा? एनवेलप वायरस का अपना नहीं होगा। जिस होस्ट के ऊपर अटैक करेगा, जब उससे होस्ट के सेल को तबाह कर लेगा, जब होस्ट के सेल को तबाह कर लेगा तो निकलते वक्त उसकी मेम्ब्रेन को अपने गिर्द लपेट लेगा। होस्ट के सेल को तबाह करने के बाद जब वहां से निकलेगा तो उसकी मेम्ब्रेन को अपने गिर्द लपेट लेगा। ये उसका एनवेलप बन जाएगा, यानी कि अपना बुर्का बना लेता है, गिलाफ बना लेता है। तो एनवेलप इसका अपना नहीं होता, बल्कि होस्ट की सेल मेम्ब्रेन होती है।